हाँ, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर यहाँ बार उनको लेटर इश्यूज नहीं करती है, इसलिए उन्हें इलीगल कहा जाता है। और जो अथॉरिटी है वो फर्स्ट फ्लोर की है, ग्राउंड की है। देखिए, मैं लीगल और इलीगल पे तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि अगर 30,000 की पूरी प्रेमिसेस की बात करें तो सिर्फ एक सिविल साइड एक ऐसी विंग है जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक चैम्बर ब्लॉक चुने गए थे, जुडिशरी ने चुने थे, और वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही हैं, बाकी तो सब अपने हिसाब से बने हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और इस पे हमारी जो गणित है, जो भी लोगों ने बनाई है कि हाँ, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बात है, तो एज पर बार रेगुलेशन फर्स्ट फ्लोर तक हर चैम्बर वैलिड है। इवन की सेकंड फ्लोर भी, ग्राउंड में अगर हम फोर्थ फ्लोर बनाते हैं तो फोर्थ फ्लोर तक चैम्बर वैलिड नहीं है। तो मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं को वो 4 फ्लोर तक नहीं बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं जय निवास एक बार पुनः आपके स्क्रीन पर एक और शख्सियत, इस बार महिला मैम है। इनका नाम है निर्मला सिंह और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए 30,000 बार एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावी अखाड़े में उतर चुकी है। इनसे भी कई सवाल होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले निर्मला मैम अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं निर्मला सिंह, अधिवक्ता 30,000 कोर्ट से। मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, आप सबके बीच में हूँ। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनके चैनल के माध्यम से, उस चीज़ का मैं इनको आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि चुनाव परिसर में, चुनाव अखाड़े में आपने भी एक छलांग लगाया है, पहला क्वेश्चन यही है कि आप अगर डोर टू डोर सर्वे करती हैं या लोगों के पास जाती हैं, वोटरों के पास जाती हैं, वकील भाई बहनों के पास जाती हैं, क्या मुद्दा उनके समक्ष आप रखती है ताकि लोग आपको जज करें, आपको वोट दें? टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 999118553332। मैं जब अपने अधिवक्तागण के बीच में होती हूँ, अपने सीनियर्स के बीच में होती हूँ, अपनी महिला अधिवक्ता के बीच में होती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी यहाँ अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता की सेफ्टी के पर्पज़ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ, क्योंकि बीइंग ए मैं लेडी वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट 30,000 कोर्ट से 2024 के चुनाव में, और मैं जाते ही सबसे पहले मेरी ये होती है कि आप किस तरीके से सेफ्टी पर्पज़ से महिलाओं के लिए कर सकते हैं, क्या क्या कार्य 30,000 कोर्ट में हम ला सकते हैं, बार के माध्यम से आप सबकी राय से किस प्रकार से हम आगे चलकर इसको सुरक्षित बार बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें धूमिल होती जा रही हैं जिस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं कि 30,000 कोर्ट परिसर में महिला अधिवक्ता जो भी है, जूनियर सीनियर सभी अधिवक्ता, वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। किसी कारणवश से उनके साथ किसी तरीके की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हम इस बात को आगे लाने का प्रयास करेंगे। बाय द वे, ऊपर वाला करे आप चुनाव जीत जाए, जीतने के बाद प्राथमिकता के तौर पर 2-4 कार्य आपके क्या होंगे, उस पर क्या सुझाव होगा? पहला सुझाव ये आता है कि हमारी जो सीटें हैं 30,000 कोर्ट के अंदर, बहुत सारी सीटें हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ महिलाएं बैठती हैं, पुरुष भी बैठते हैं। वहाँ यहाँ पे मंकीज़ का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इशू जो है वो मंकीज़ का है, और वो इतना स्तर तक बढ़ गया है। पहले यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, अधिवक्ताओं को सुरक्षित करने के लिए मंकी की प्रोटेक्शन के लिए एक जालियाँ होती थी, वो हट गई हैं। और एक चीज़ ये जो हमें देखने को मिलती है कि आए दिन एक एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि आज मंकी ने काट लिया है, जिसके लिए हमारा अधिवक्ता गण परेशान है और असुरक्षित महसूस करता है।
और जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन ही नहीं मिलते, रेबीज के कोई इंजेक्शन नहीं पाए जाते, जिसके लिए बहुत समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। तो मैं तो सबसे पहले ये कोशिश करूँगी, जैसे महिला लेडी बार रूम है, लेडी बार रूम में जब भी महिला वहाँ जाती है तो मंकियों का पूरा रेला होता है और वो जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती, बहुत समय तक वो जा भी नहीं पाती लेडी बार रूम के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वहाँ से गुजरना उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति कह लीजिए, किसी भी प्रकार की समस्या कह लीजिए, जिस भी शब्दों को आप रख सकते हैं उस शब्दों को आप उच्चारण कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो हालात से गुजरती हैं तो कोई बार का व्यक्ति कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है, कोई उनकी रेबीज के लिए बात नहीं करता है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी 18 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मैंने जो देखा है, आज से पहले यहाँ पे मंकीज को भगाने के लिए लंगूर रखे जाते थे, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। तो इनकी ताकत और बढ़ती जा रही है और सारी ये रैली पूरी, जितने भी राठी ब्लॉक है, आपका गजानंद ब्लॉक है, जो ओपन ब्लॉक्स हैं हमारे, उसमें भी एंटर कर जाते हैं, जिसके लिए अधिवक्तागण सुरक्षित नहीं है। तो मैं इस सुरक्षा पे ध्यान देना प्रथम कार्य समझती हूँ। एक मेरा ये सुझाव है। इसके अलावा मैं लेडी बार रूम के अंदर, जो लेडी बार रूम है हमारा, अब हमारी अधिवक्ता, पहले क्या होता था कि बहुत लेडीज़ जो भी थी एलएलबी की, बहुत रियर लेडीज़ करती थी एलएलबी, वकालत में आना नहीं ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन आज की डेट में महिला बहुत ज़्यादा स्तर पे आ रही है एलएलबी पास आउट करके, और उसके इसलिए महिलाओं की यहाँ पे गणना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हमें जो लेडी बार रूम्स की कमी पड़ रही है, और 30 हज़ारी बहुत बड़ा प्रेमिसेस है, और इस पूरे प्रेमिसेस में सिर्फ 2 ही लेडी बार रूम है, एक सिविल साइड, एक वेस्टर्न विंग। मैं ये चाहूँगी एक लेडी बार रूम और बनना चाहिए, ताकि महिलाओं को किसी प्रकार के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अधिवक्ता है, महिला अधिवक्ता ऐसी हैं जिनके पास सीट नहीं है, चैम्बर नहीं है, तो वो कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगी? वो लेडी बार रूम में बैठना पसंद करती हैं। जो लेडी बार रूम नहीं होता है, कई बार बहुत ज़्यादा बिजी होता है या दूर होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। और जो सबसे बड़ी बात है, न्यू कमर जो बच्चे आ रहे हैं, जो इंटर्न्स हैं, उन इंटर्न्स को बैठने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो चैम्बर्स ब्लॉक हैं वो छोटे ही हैं। कई बार चैम्बर्स में जगह ना होने के कारण इंटर्न्स जाके लेडी बार रूम बैठना चाहते हैं, लेकिन उनको रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि यहाँ पे लेडी नहीं आनी चाहिए इंटर्न्स। देखिए, इंटर्न्स कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। क्यों हैं? क्योंकि आज नहीं, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वो भी अधिवक्ता बन जाएंगे, तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। और खास तौर वो महिला इंटर्न है तो उनका और सम्मान करना चाहिए। अगर उनकी सुरक्षा पे हम अंकुश लगाएंगे तो फिर बार किस तरीके से आगे चलेगी। चलिए हम बात करते हैं आपके इन क्षेत्रों से अलग निकलकर, क्योंकि जिस बार एसोसिएशन में हम अभी मौजूद हैं वहाँ एक बड़ी समस्या पार्किंग का भी है। आपसे इंटरनल यानी बार परिधि के अंदर जो पार्किंग है उस पे आपसे क्या सुझाव लिया जा सकता है? उसका एक ही सुझाव है कि पार्किंग प्रेमिसेस पहले क्या होता था, एक गेट बंद होता था, तो वहाँ से जब निकलते थे तो एक गाड़ी जिधर से एक्सिट होती थी, एंटर होती थी, वो उसके वजह से हमने पार्किंग का ये हुआ मुद्दा कि वो दोनों तरफ से खुल जाए रास्ते, जिससे गाड़ियाँ ज़्यादा जाम ना करें। अब गाड़ी की जो रेशो है वो बहुत बढ़ गई है 30 हज़ारी के अंदर, तो हमें एक बड़े प्रेमिसेस की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें महिला अधिवक्ता भी बहुत आने लगी है, सबके अपने व्हीकल्स हैं, पुरुष अधिवक्ता भी हैं, उनके भी अपने व्हीकल हैं। तो एटलीस्ट हमें पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या का हमें सामना प्रतिदिन करना पड़ रहा है। घंटों घंटों हम यहाँ पे जाम में फंसे रहते हैं। गेट नंबर 2 हो गया, गेट नंबर 3, और 2 गेट जो बंद हो गए हैं 30 हज़ारी के, 2 से 3 गेट बंद हो चुके हैं, टोटल 7 गेट हैं। उस बंद होने से भी हमें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर कुछ गेट्स हमें खुल जाएं तो हमें थोड़ी हद तक सुविधा मिल सकती है कि जिनकी गाड़ी जहां पे है तो वो वहां से गाड़ियों को निकाल सकते हैं। तो ये समस्या भी है। दूसरी बात, अगर हम प्रेमिसेस की बात करें तो हमारे पास प्रेमिसेस भी बहुत सारे हैं, तो वो प्रेमिसेस अगर हमें मिल जाए तो उसमें हमारी ये प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है। कोर्ट परिसर के बाहर मुख्य रोड पर इतने इलीगल तरीके से वकीलों के गाड़ियों से पार्किंग हो रही है, उसका क्या समाधान आप निकालेंगे? मैं सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि अगर मैं बार में आती हूँ तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि सबसे पहले
जो 30,000 कोर्ट की अधिवक्ताएं हैं, महिला अधिवक्ता, पुरुष अधिवक्ता, जूनियर सीनियर जो भी हैं, उनकी जो भी गाड़ियां हैं, एटलीस्ट वो अंदर एंटर जब हो रही हैं तो उनके पास उनके अपने स्टिकर्स हैं, तो वेल एंड गुड। और जितनी भी स्टिकर्स की, बिना स्टिकर्स की जो गाड़ियां हैं, जिसके लिए ये लोग का जो स्टाफ्स हैं, जो परेशानियां फेस करते हैं अधिवक्ता, अगर वो नहीं उनको इशू किए जाएं तो काफ़ी हद तक हमें राहत मिल सकती है। बात आपने स्टिकर की तो ऐसे भी सज्जन हैं, वैसे भी ऐसे भी वकील हैं जो 5-5, 6-6 स्टिकर 5-5, 6-6 गाड़ियों के लिए इशू करा दिए हैं। क्या वो इतने सारे गाड़ियों को लेकर कोर्ट परिसर में आते हैं? और नहीं तो यह सिस्टम कहाँ है जो नहीं देख पा रहा है? वो उसके लिए दो बातें हो सकती हैं ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति 5 स्टिकर लेके जा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए भी ले जा रहा है। कई बार एक चैम्बर के अंदर 5-5, 6-6 लोग होते हैं, तो उनके लिए भी गाड़ियों के लिए स्टिकर लिए जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि स्टिकर वो 5 लेके जा रहा है, मुद्दा ये है कि उस स्टिकर का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें वो स्टिकर किसी लिटिगेंट के पास नहीं हमें जाने देने चाहिए। ऐसा कोई हमें सिस्टम ऐसा बना के चलना चाहिए जिससे कि वो अधिवक्ताओं को ही मिले, किसी और व्यक्ति तक वो स्टिकर ना जाए, तो उससे काफ़ी हद तक हमें पार्किंग की समस्या से राहत मिल सकती है। लेकिन क्या होता है कि जनरली अगर वो स्टिकर बाहर चले जाते हैं तो वो लिटिगेंट भी यूज़ कर लेते हैं, तो पता चलता है कि लिटिगेंट की तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और वकील साहब की गाड़ी रोड पर खड़ी है, जिसके कारण वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो केस में टाइमली अपेयर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी उनको दिक्कतें पेश हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें एक सिस्टम से सिस्टमेटिकली लानी पड़ेगी, तभी जाके ये हम इस पे समाधान कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये समस्या हमारे सामने एज इट इज ही रहेगी। बात दशकों की है, वर्षों की है, या आज की बात करें, यहाँ कोर्ट परिसर में कितने गेट है और सिक्योरिटी के हिसाब से कितने गेटों पर सिक्योरिटी तैनात है? वाकई उस पर काम हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस बार हमारे डीजे साहब ने एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी का पर्पस लाए हैं, डीजे साहब, और मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये सामना मैं भी कर रही थी, क्योंकि मेरा खुद का चैम्बर गेट नंबर 2 पर है, K66A मेरा चैम्बर है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सुविधा निकाली है। हमारे गेट छोटे होने के कारण से बाहर का लिटिगेंट जंप मार के भी एंटर कर जाता है। संडे के दिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, जिससे सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही हैं हमें, और हमारी अपनी ही गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो पा रही। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इस बार एक पैनल बनाया, उस पर ग्रिल लगाने की बात हो रही है, जिससे मंकीज से भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे जो बाहर आउटसाइडर वाले जो जंप करके आ जाते हैं, जो सेफ्टी पर्पस है 30,000 का, वो है। तीसरा, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक और चीज़ की कि 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति यहाँ पे इस तरीके की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी अधिवक्ता को, महिला अधिवक्ता को, पुरुष अधिवक्ता को किसी प्रकार का सामना करना पड़े। जैसा कि आपने सिक्योरिटी पर इतनी सारी बातें कही, जिस गेट के साथ आपका चैम्बर है उस गेट पर मैंने आज भी देखा, जब भी एंट्री करता हूं तब मैं देखता हूं पर्सनल पैदल आने वाले लोगों को इधर से निकलना पड़ता है और स्कैन होके आना पड़ता है अंदर। लेकिन व्हीकल कोई भी हो, स्टिकर वाला, विदाउट स्टिकर वाला, उन्हें चेक नहीं किया जा रहा है। और एक और गेट नंबर 4 या 3 हो सकता है, उस पर भी मैंने देखा स्कैनिंग मशीन तो लगा हुआ है, लेकिन विदाउट स्कैनिंग लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? गेट नंबर 2 पे जो गाड़ियां अंदर आ रही हैं वो एक चेक हो रही हैं, मुझे जो लगता है, क्योंकि ऑटोज को वो अंदर नहीं आने देते, ओला को अंदर वो नहीं आने देते हैं। बाकी और जितने भी अधिवक्ताओं की गाड़ी है उनको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उस पर ऑलरेडी स्टिकर लगे हुए हैं। तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कहीं तक कि कहीं ऐसी समस्या आ रही होगी, और अगर ऐसी समस्या आ रही है तो उस पर भी हम लोग भी विचार करेंगे। अब हम बात करते हैं कोर्ट परिसर में स्थित बिल्डिंग की, चैम्बरों की। यहाँ कई चैम्बर ऐसे हैं जो बेसमेंट में बने हैं और बेसमेंट से लेकर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक बने हैं। उसमें कितना लीगल और कितना इलीगल है, आपका मत क्या है? देखिए, मैं लीगल और इलीगल पे तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि अगर 30,000 की पूरी प्रेमिसेस की बात करें तो सिर्फ एक सिविल साइड एक ऐसी विंग है जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक चैम्बर ब्लॉक चुने गए थे, जुडिशरी ने चुने थे, और वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही हैं, बाकी तो सब अपने हिसाब से बने हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है।
और इस पे हमारी जो गणित है, जो भी लोगों ने बनाई है कि हाँ, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की जो बात है, तो एज पर बार रेगुलेशन फर्स्ट फ्लोर तक हर चैम्बर वैलिड है। इवन कि सेकंड फ्लोर भी, ग्राउंड में अगर हम फोर्थ फ्लोर बनाते हैं तो फोर्थ फ्लोर तक चैम्बर वैलिड नहीं है। तो मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं को वो 4 फ्लोर तक नहीं बनाना चाहिए। कहीं कोर्ट में वकील जो दलील मुवक्किलों को लेकर देते हैं, उन्हें भी अपने चैम्बर को लेकर कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा है। उनके चैम्बर इलीगल है, जैसा कि आपने फर्स्ट से फोर्थ फ्लोर की डेफिनेशन बताया, उसमें ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर यहाँ बार उनको लेटर इश्यूज नहीं करती है, इसलिए उन्हें इलीगल कहा जाता है। और जो अथॉरिटी है वो फर्स्ट फ्लोर की है, ग्राउंड की है, थर्ड और फोर्थ की नहीं है। अब हम इस परिसर से, इस प्रश्नों के जाल से बाहर निकलते हैं और जिसके वजह से चुनाव डिले हो रहा है उस पर आते हैं। चुनाव डिले होने का कारण क्या है और क्यों? चुनाव कोई डिले नहीं है। चुनाव में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है, इस बार के चुनाव में जो सिस्टम है वो बहुत थोड़ा डिफरेंट हुआ है। जैसे हमसे 12 वकालतनामे मांगे गए, डिक्लेरेशन के साथ हमने वो कर दिए, एक लिस्ट उसकी आई, फिर उसके बाद हमने उससे पहले हमने ड्यूज भरे, उसके बाद हमने प्रॉक्सिमिटी कार्ड अप्लाई किए। जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड अप्लाई किए तो बहुत सारे लोग प्रॉक्सिमिटी कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाए। जैसे कि बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनके पास ईमेल आईडी वो वर्क नहीं करते, यूज़ नहीं करते उस पर, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी कार्ड का जो रूल है वो ये है कि ओटीपी ईमेल आईडी पे भी आएगा, मोबाइल पे भी आएगा। दोनों ओटीपी आने के बाद, जनरेट होने के बाद ही हम प्रॉक्सिमिटी कार्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तभी हम दिल्ली हाई कोर्ट की साइट पे जाके फॉर्म को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके कारण जो लिस्ट बनी, जो बहुत सारे लोग छूट गए थे, कई लोग प्रॉक्सिमिटी कार्ड भर ही नहीं पाए, और एज पर हाई कोर्ट रूल्स, एज पर हाई कोर्ट जजमेंट, विदाउट प्रॉक्सिमिटी कार्ड आप 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट ने एक डेट और बढ़ाई है। और मुझे जहाँ तक लगता है इस डेट पे इलेक्शन हो जाएगा, और मुझे डिले ऑफ टेंडेंसी नहीं लग रहा है इलेक्शन का। और ये बेहतर है, काफ़ी हद तक एक जो इलेक्शन है वो एक अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा कि इलेक्शन, पहले क्या था, 1 वोट 1 बार था, अब 1 डे इलेक्शन है। और 1 डे इलेक्शन होने के बाद ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड भी है, तो इससे हमें पूरी आशा है कि जो इलेक्शन है, जो चुनाव होगा 30 हज़ारी कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो बहुत ही साफ सुथरे ढंग से होगा, फेयर होगा, और कैंडिडेट को ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि दुख होगा कि हाँ, जिसकी भी होगी मेहनत ज़्यादा होगी वो व्यक्ति इस यहाँ पर विजयी होगा। हमारा इशारा, हमारा मुद्दा 33% रिजर्वेशन को लेकर था, जिसकी वजह से चुनाव डिले हो रहा है। उस पर आप एज ए महिला वकील होने के नाते क्या कुछ कहेंगी? पहले तो मैं आपकी इस बात को रद्द करती हूँ कि जो इलेक्शन डिले हो रहा है वो 33% पे हो रहा है। मैं आपकी इस बात को रद्द करती हूँ। क्योंकि 33% रिजर्वेशन की वजह से डिले नहीं हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बार बार एप्लीकेशन जो आ रही है वो कोर्ट से आ रही है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16/10/2024 की डेट रख दी। और वो मुझे लगता है कि वो डेट के कारण इलेक्शन डिले नहीं हुआ है। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सुझाव रखे हैं, अपनी अपनी विचारधारा रखी है। मैं उनकी विचारधारा को खंडित नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि 33% जो रिजर्वेशन है उसके वजह से ये इलेक्शन डिले हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। खैर, किसी इलेक्शन सिर्फ माफ करिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। इलेक्शन जो डिले हुआ है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिकली इलेक्शन होने के लिए साफ सुथरा, क्योंकि 14 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारी, और 14 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका सारा डाटा इकट्ठा करना, 14 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इलेक्शन कराना,
और सेम डे कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो पहली बार इतने सालों में हो रहा है। उसके लिए हमें एक लिस्ट पे काम करना ही पड़ता है और वो लिस्ट बनने में समय लगता है। टेंटेटिव लिस्ट आ चुकी है, वोटर लिस्ट अब आने वाली है। उसके बाद जो प्रॉक्सिमिटी कार्ड की हमने अपडेट माननीय हाई कोर्ट ने जो बढ़ाई है, वो प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए बढ़ाई है। वो आने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली लिस्ट सभी अधिवक्ताओं के बीच में आ जाएगी। उस पे वो व्यक्ति काम कर सकते हैं, वोटर्स काम कर सकते हैं, कैंडिडेट काम कर सकते हैं। तो 33% रिजर्वेशन की वजह से इलेक्शन बिल्कुल डिले नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी ऑर्डर करेगी उसका हम सब स्वागत करेंगे, उनका आभार करते हैं। खैर जो भी हो, 30% इलेक्शन की वजह से डिले ना हो, डिले होने का कारण कुछ भी है, लेकिन एज ए महिला 30% वोट की, 30% सीट की जो बात आई है, उस पर आपका क्या मत है? देखिए, जो वोटर्स है वो सब जानते हैं और वोटर्स को सब कुछ पता है किनको चुन के लाना है। जो वोटर्स चाहेंगे वो होगा, जो वोटर्स चाहेंगे वही होगा। हाँ। मुद्दा कुछ भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव किसी तरह का हो, देश का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, खैर हम बात कर रहे हैं अपने दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव का। इसमें हर एक वोटर कम से कम ग्रेजुएट और LLB तो है ही है। अब उसको समझाने समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रत्याशियों की जिम्मेदारी है वहां तक अपनी बात पहुंचाए। इसके बाद जीत हार ये तो होना निश्चित है, एक को जीत और एक को हार मिलती है। आपने निर्मला सिंह को बेबाक सुना, आपके विचार यहाँ कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद। नमस्कार। Times Production, Media, Films, Wedding and Events. दिल्ली NCR और All India. WhatsApp 999118553332